कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है सही क्या है और गलत क्या है। कभी ये पश्चिमी या यूरोपीय देश जिस चीज के लिए भारत के पीएम मोदी पर हमला करते थे, अब उसी चीज के लिए यूरोप में लहर सी चल पड़ी है और पीएम मोदी के नक्शे कदम पर यूरोपीय देश जा रहे हैं। जहां एक तरफ यूरोप और पश्चिमी देशों में ये हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि भारत के नए सीडीएस चीन के लिए काल बन सकते हैं। बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है। जानेंगे भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं और क्या बैकग्राउंड है इनका। तो वहीं इन सब में डॉक्टर एस जयशंकर के पिता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो यूरोप देखते हैं ना, ये यूरोप 2014 में बहुत बौखलाया था, जब भारत में पीएम मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। तब ये कहा गया था कि अब तो बहुत दिक्कत होगी, ये राइट विंग के नेता हैं, ये अति राष्ट्रवादी हैं और अब यहाँ पर माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह कहा गया था। कई बार भारत के एक्शन को लेकर भी बहुत सारी बातें और बहुत सारे पाठ पढ़ाए जा रहे थे। भारत की छवि बदल जाएगी, सऊदी अरब वगैरह से रिश्ते खराब हो जाएंगे, मिडिल ईस्ट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें चली थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पूरा का पूरा बदलाव ही हो गया है। सबसे पहले बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में मेरीन ले पेन, उन्हें इस बार के चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा वोट मिले हैं। 41% लेकर वो आई हैं। हालांकि अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो जीत गए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में मेरीन ले पेन को बढ़ोतरी मिली। इसका मतलब है कि यहाँ भी राइट विंग अब आगे चल रहा है। उसके बाद बात करें पोलैंड की, तो यहाँ पर भी अब राइट विंग की सरकारें सामने आ रही है। और अब सबसे बड़ा धमाल तो हो गया है इटली में। इटली वही राहुल गांधी का नानी घर। इस इटली में भी बदलाव की बहुत बड़ी लहर आई है। इसमें जो इस नेता को आप देख रहे हैं, ये अति राष्ट्रवादी मानी जाती हैं, जॉर्जिया मेलोनी। और इनको जरा ऐसे समझिए कि इन्होंने ये कहा था कि मस्जिदों में जो चीजें होती है वो अरबी भाषा में नहीं होंगी, बल्कि इटली की भाषा में होगी, क्योंकि ये अरब देश वगैरह नहीं है, ये हमारा इटली है। और हमें पता होना चाहिए कि आप मस्जिदों में क्या करते हैं, मदरसों में क्या करते हैं। पहले ये वो देश थे जो सीरिया से भागे हुए शरणार्थियों को शरण दे रहे थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है, ये शरणार्थी ही इनके लिए सबसे बड़ी संकट बन गए हैं। अब जरा इस बदलाव को देखिए आप। यूरोप में भी राइट विंग की सरकारें आ रही हैं, यानी कि कहीं न कहीं भारतीय सरकार को अब दुनिया भर की पॉलिसी मान रही है, समझ रही है। ठीक वैसे ही जैसे जब तक अमेरिका पर हमला नहीं हुआ था आतंकवाद का, तब तक अमेरिका भारत को ये समझाता था कि भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है। जब भी भारत ये बात लेकर जाता था कि देखो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, तब कहता था ये तो तुम दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन जब उस पर खुद हमला हुआ तो समझ में आया कि नहीं, भारत सही कह रहा था, आतंकवाद तो एक मामला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को आखिरकार अपना नया सीडीएस मिल गया। 9 महीने बाद नए सीडीएस का चयन हुआ और ये जो नए सीडीएस हैं, नए सीडीएस संजोगवश ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। दोनों में सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों 11 गोरखा राइफल्स से हैं। 9 महीने पहले जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारतीय सीडीएस बिपिन रावत शहीद हो गए, तो फिर भारत के लिए एक बहुत ही चैलेंज करने वाला क्षण आ गया था, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत के हाथों में बहुत सारी चीज़ों की कमान थी और उन्हें माना जा रहा था कि इस वक्त जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत का, दोनों देशों की सेना आमने सामने है, उस वक्त बिपिन रावत को खोना भारत के लिए एक बहुत बड़े धक्के की तरह था। दरअसल बिपिन रावत कई सारी योजनाओं पर भी काम कर रहे थे, जिसे माना जा रहा था कि आने वाले
वाले सालों में भारत के लिए ये बहुत फायदा देने वाला है, पर वो योजनाएं भी अटक कर रह गई थी। वैसे आपको बता दें, सीडीएस बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे, लेकिन इससे पहले 1971 की लड़ाई के बाद और 1999 की लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा महसूस किया गया था कि भारत में सीडीएस का पद होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से सीडीएस के पद को सृजन नहीं किया गया, बनाया नहीं गया, क्योंकि 1999 की जो कमेटी बैठी थी, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट किया था कि आखिरकार हमें नुकसान क्यों हुआ। दो जगहों पर हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। एक तो 1999 के कारगिल युद्ध में और दूसरा हुआ था श्रीलंका में जब ऑपरेशन चल रहा था लिट्टे के खिलाफ। तब ये महसूस किया गया था कि तीनों सेनाओं के बीच कुछ समन्वय होना चाहिए, वायुसेना थल सेना के बीच समन्वय होना चाहिए, तभी किसी युद्ध को आराम से जीता जा सकेगा। 1971 का उदाहरण भी लिया गया कि 1971 में जिस तरीके से वायुसेना ने रोल निभाया था और जिस तरीके से समन्वय था, वो समन्वय होना जरूरी था। तब जो कमेटी थी, उस कमेटी में अभी जो आप देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके पिता कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम हेड कर रहे थे उस कमेटी को। उन्होंने इस रिपोर्ट को दिया था और कहा था कि एक पद होना चाहिए, चीफ का पद, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय रख सके। 1999 में ही ये बात कह दी गई थी, लेकिन सीडीएस का अपॉइंटमेंट होने में काफी वक्त लग गया। 2015 में ये अपॉइंटमेंट हुई जब भारत में नई सरकार आई। पर अब जो ये सीडीएस नए आए हुए हैं, इसे लेकर चाइना के कान खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लाने का मतलब है भारत समझ रहा है कि उसका असली वाला दुश्मन कौन है। भारत का फोकस अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के ऊपर है। भारत ने जिन्हें अपॉइंट किया है उन्हें चीनी मामलों का जानकार माना जाता है और इन्होंने अब तक कई ऐसे मिशन को बहुत ही सफलतापूर्वक हल किया है जो कहीं न कहीं चाइना से रिलेटेड रहा है और इनकी रणनीतियों को भी बेहद दमदार माना जाता है। वैसे आपको बता दें, भले ही चाइना और भारत के बीच अभी सैन्य समझौता हो गया हो और दोनों की सेनाएं पीछे चली गई हो, लेकिन भारत ने यहाँ पर अपने हथियारों को पहुँचाना और अपनी सेना को फ्रंट में रखना कम नहीं किया है, क्योंकि भारत जानता है कि जब कभी भी होगा हमारी लड़ाई चीन से हो सकती है। चीन अगर आक्रामक रुख अपनाता है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे हाल के दिनों में चीनी एम्बेसडर को देखा गया भारत के साथ मैत्रीपूर्ण बात करते हुए और ये कहते हुए कि भारत और चीन के बीच संबंध सुधरने चाहिए, एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करते हैं और हमारी समस्याएं अब खत्म हो रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।